गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एन सी ई आर टी 6 क्लास के अंतर्गत देशांतर के बारे में। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं अक्षांश के बारे में। आपको यहाँ पर बता दें कि अक्षांश के बारे में कुछ अन्य तथ्य जिसके बारे में हम अगले क्लास में जानकारी लेंगे कि अक्षांश की क्या दूरी है, कैसे अक्षांश जो है अक्षांश में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कटिबंध में कैसे बढ़ता है, ये सारी जानकारियां अगले क्लास में डेट मीन्स 7 के क्लास में वो बताया जाएगा, तो हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी अक्षांश के बारे में बताया गया, आज हम लोग देशांतर के बारे में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं देशांतर के बारे में एनसीईआरटी 6 क्लास में क्या कहा जा रहा है। और जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, आजकल प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा जाता है जीएस में और करंट अफेयर्स में पेपर से, न्यूज़ पेपर से पूछा जा रहा है। तो आप न्यूज़ पेपर भी देखें। और कल जो है हम करंट अफेयर्स का न्यूज़ पेपर का वीडियो नहीं डाले थे क्योंकि करंट अफेयर्स नहीं था। आज जो है कल और आज का करंट अफेयर्स मिलाकर हम ये एक वीडियो बनाकर आप लोगों को डाल देंगे, जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद भी होगा। अगर आप पहले भी हम लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो वो बीपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी फायदेमंद रहा है। तो अब आज एनसीईआरटी में देशांतर देखेंगे। देशांतर क्या है, इसको एक ग्लोब के माध्यम से पहले देख लें। ग्लोब पर ये उत्तरी ध्रुव है और नीचे यहाँ दक्षिणी ध्रुव है, और इन ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है। और इसको अन्य तरह से भी परिभाषित किया गया है। अन्य तरह से परिभाषित इस प्रकार किया गया है कि ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान का कोणात्मक दूरी को देशांतर कहा गया है। तो अब एक टर्म आया है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्या है कि ये रहा, आप देख पा रहे हैं ब्रिटेन के लंदन के पास जगह है ग्रीनविच, वहां से जो एक रेखा खींची गई है उसी रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा गया है। और इस ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री देशांतर के रूप में इंगित किया गया है। तो दोनों तरह से आप याद रख सकते हैं। इस टर्म को देकर प्रश्न कथन और कारण के रूप में या कूट के रूप में पूछ लिया जाता है कि देशांतर रेखा किस प्रकार इंडिकेट आप करेंगे। आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है। एनसीईआरटी लिखता है कि आप कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो इसको जस्ट मिनट। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं, ये कहना है इसका। ग्लोब का अवलोकन कीजिए, आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। अर्थात अगर कहना ये चाह रहा है कि आप इस मैप में कहीं से भी जाएं, या तो यूरोप के माध्यम से एशिया होते हुए जाएं
दक्षिणी ध्रुव, या अफ्रीका होते हुए जाएं या अमेरिका होते हुए जाएं दक्षिणी ध्रुव, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं होगा। ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझिए। और इसी तरह का कंसेप्ट पूछा जा रहा है आजकल यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, कुछ एसएससी में भी। दूरी समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर कहा जाता है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव तक जाते हैं। इसको ये भी बता दें कि ये मान लीजिए ग्लोब है और यहाँ से चलते हैं, यहाँ दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचने के लिए आप कहीं से भी एक रेखा खींचिए, देशांतर रेखा, और जब देखेंगे उसके बीच जो है इधर भी आधा और इधर भी आधा, दैट मीन्स आप देशांतर रेखा पर कहीं खड़े हों, आपके दाहिने और आधा भाग और बाएं और आधा भाग हो सकता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। आप विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए टेबल लैंप को अपने ग्लोब पर थोड़ी दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर किस स्थान पर प्रातःकाल है, अन्य स्थान पर मध्याह्न, शाम या रात्रि है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है तो अन्य देश में मध्याह्न भोजन का समय होता है। किसी तीसरे देश में लोग रात्रि भोजन कर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इसी कारण एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यमोत्तर कहे जाने वाले बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनविच यमोत्तर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनविच से गुजरने वाले यमोत्तर प्रमुख यमोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। अभी हम आपको बता चुके हैं कि ग्लोब पर जब हम देखेंगे ब्रिटेन के ग्रीनविच मीन टाइम से एक रेखा गुजरी है और 1884 में इसको मान्यता मिली है कि इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा मानी जाएगी। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इस तरह की कल्पना भारत में पहले भी हो चुकी है। भारत में उज्जैन से एक रेखा गुजारी गई थी, कल्पना की गई थी और उसको माना गया था मध्याह्न यमोत्तर रेखा। दैट मीन्स देशांतर के 0 डिग्री के रूप में इंडिकेट किया गया था प्राचीन समय में, और वहां से गणना होती थी समय की। लेकिन चूंकि 1884 में पूरे विश्व में ब्रिटेन का प्रभुत्व था और ब्रिटेन ने एक सम्मेलन के माध्यम से 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम को पूरे विश्व के समय निर्धारण का मापक माना है। वहीं पर आप देखेंगे ये तो ग्रीनविच आपको समय मापक हो गया, लेकिन जब अक्षांश का करेंगे, अक्षांश देखेंगे किसी ग्लोब पर, तो ये विभिन्न कटिबंध को दर्शाता है। और ये अगले क्लास 7 क्लास में हम लोग डिटेल्स में भी देखेंगे कटिबंध के बारे में, अक्षांश किस प्रकार प्रभावित करता है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं देशांतर की। आगे चलते हैं। यदि आप ध्रुवों से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप
पक है, उसी प्रकार यदि भूमध्य रेखा के साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यमोत्तरों से दूरी का एक मापक हो जाता है। अभी हम यहाँ पर बता रहे थे कि ये अक्षांश विभिन्न कटिबंध को अंकित करता है। जैसे जैसे हम दूरी पूर्व की उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो ये विभिन्न कटिबंधों को दर्शाता है भूमध्य रेखा से ऊपर। उसी तरह देशांतर जो है ये समय को दर्शाता है। कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब जैसे जैसे ग्रीनविच से हम पूर्व की ओर जाएंगे तो प्लस में समय बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे माइनस में समय बढ़ता चला जाएगा। आगे देखते हैं, इसी को समझाया गया है कि देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 डिग्री से 180 तक बढ़ता जाता है। इसमें पश्चिम के लिए प और 0 दे दिया है, पूर्व के लिए इस तरह वर्णन जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क देशांतर 0 डिग्री पश्चिम है, जबकि दिल्ली 77 डिग्री पूर्व है, टोक्यो 140 डिग्री पूर्व है। जैसा यहाँ पर ये ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि जैसा कि आप देशांतर के यमोत्तर को ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व एक ही देशांतर है। इसलिए इस देशांतर को पश्चिम या पूर्व न लिखकर 180 लिखा जाता है। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए कि ये ग्लोब है और इस ग्लोब में ये 0 डिग्री है, उसके बाद इसके जस्ट अपोजिट जो है वो होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री को चूंकि ये पूर्व भी होता है 180 डिग्री और 180 डिग्री पश्चिम भी होता है, तो इसको सिर्फ 180 डिग्री लिखा जाता है, इसको पूर्व और पश्चिम नहीं। जबकि अगर 170 डिग्री लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा हमको पूर्व या पश्चिम, पूर्व या पश्चिम लिखना पड़ेगा। 170 डिग्री पूर्व या 170 डिग्री पश्चिम, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि पहले भी बता चुके हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको कि हम धीरे से स्क्रॉल कर देंगे, उसको खुद आप पढ़ लेंगे, ये कंसेप्ट के लिए जरूरी है। आगे चलते हैं। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। जब निर्देशांक पहले वाले वीडियो में बता रहे थे तो हमने समझाया था कि निर्देशांक क्या होता है। तो निर्देशांक होते हैं, इनके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम है। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तर अक्षांश, यहाँ हो रहा है बात अक्षांश की, और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। यद्यपि यह डिग्री अनुमानिक रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं है। मान लीजिए ये ग्लोब है और ग्लोब पर यहाँ पर दिल्ली है और ये कहा जा रहा है ये अक्षांश है, तो दिल्ली जो है 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, जबकि देशांतर की बात करें तो देशांतर 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब नीले रेखा ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर यमोत्तर दर्शाती है, जो कि अभी आपने मैप देखा। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती है, जिन्हें ग्रिड रेखा भी कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। जैसा कि हमने ऊपर समझाया, इसी को ऐसे समझिए, पृथ्वी का जो है ये बीचों बीच ये भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। वहीं पर ये जो आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम है, और यहाँ से
जो उत्तरी भाग है, नहीं सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी। यहाँ पर हमने उत्तर और दक्षिण देखा, यहाँ पर पूर्वी। पूर्वी भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। और ग्रीनविच यमोत्तर ये ब्रिटेन से होकर गुजरती है, जबकि ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। गोलार्ध समझ में आ गया। अब मैप के माध्यम से आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि अफ्रीका का कुछ भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। वहीं पर ये भी आप देख पा रहे हैं कि अफ्रीका का कुछ देश जो है ये पूर्वी गोलार्ध में है और कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में है। इस तरह भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा देश किस गोलार्ध में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम ऊपर भी चर्चा किए थे कि जो वास्तव में ग्रीनविच यमोत्तर पहले ज्ञात यमोत्तर रेखा नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार के यमोत्तर भी थे। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दी पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यमोत्तर थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। यह उज्जैनी वर्तमान में उज्जैन के मध्य से गुजरती थी। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा। लगभग 1500 वर्ष पूर्व खगोलविद बराहमिहिर भी यहाँ रहे और अपना कार्य किए। भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख यमोत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे। उज्जैनी यमोत्तर सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणना के लिए प्रमुख संदर्भ बन गया था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्राचीन समय में भारत का प्रमुख यमोत्तर क्या था, तो ये उज्जैनी था, जैसे अभी वर्तमान में ग्रीनविच मीन टाइम है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, इस मानचित्र में उज्जैनी यमोत्तर के निकट कुछ प्राचीन शहर को दर्शाया गया है, जबकि अन्य की दूरी पर है। इसलिए देशांतर को मापने के लिए सही समय रखना आवश्यक है और वर्तमान की तुलना में तब उतना सटीक नहीं था, चूंकि टेक्नोलॉजी उतना नहीं थी। ये है यमोत्तर, आप देख सकते हैं, ये उज्जैनी या उज्जैन शहर है और यहाँ से जो है यमोत्तर गुजरती थी। और महेश्वर जो है इसी यमोत्तर के पास पड़ता था। जबकि आप यहाँ पर कुरुक्षेत्र, दिल्ली, वानगर ये सब देख पा रहे हैं। तो प्राचीन काल में ये प्रमुख साधन था उज्जैनी प्रमुख यमोत्तर का प्राचीन खगोलीय विद्या का उपयोग किया जाता था। वृत्त में अंकित नगरों का खगोलीय ग्रंथों में उल्लेख भी किया गया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब इसी देशांतर और अक्षांश के माध्यम से हम ये पूरा का पूरा मैप देख पा रहे हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित यह मानचित्र अक्षांश और देशांतर यमोत्तर के कुछ समांतरों के साथ दर्शाया गया है। भारत का अक्षांश लगभग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर के बीच है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत का ये भाग जो देख रहे हैं ये 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर के बीच है। आगे देखते हैं कि वहीं देशांतर की बात करें, जो कि देशांतर ये वाला पार्ट है, ये तो लगभग 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व के बीच है। ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं टाइम जोन या समय क्षेत्र को समझते हैं। किसके माध्यम से? तो देशांतर के माध्यम से। ग्लोब पर पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाएं। इस प्रकार से हमारे ग्रह
अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। ग्लोब को अगर आप घुमाएंगे तो एक ग्लोब जो है अपनी धुरी पर कितने घंटे में लगाता है? 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। और पूरा चक्कर कितना है? तो 360 डिग्री का। ये पूरा एक चक्कर कितने का है? 360 डिग्री का। अतः इसका अर्थ है कि प्रति घंटा 15 डिग्री लगाता है। तो 15 गुना 24 अगर करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के यमोत्तर को अंकित कीजिए। मान लीजिए ये ग्रीनविच है और प्रत्येक, क्योंकि 15 डिग्री पर हो रहा है तो इस दोनों के बीच कितना का है? 15 डिग्री। तो 1 घंटे का फर्क हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया आपको। मुख्य यमोत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए 0 डिग्री, 15 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पूर्व प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए 180 डिग्री पूर्व तक पहुंच जाते हैं। यदि ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे मध्याह्न है तो प्रत्येक 15 डिग्री यमोत्तर पर स्थान पर 1 घंटा जुड़ता चला जाएगा। जैसा कि अभी बताएं कि जैसे एक देशांतर से दूसरे देशांतर की ओर बढ़ेंगे और 15 डिग्री बढ़ेंगे तो 1 घंटा जो है बढ़ जाएगा। तो ग्रीनविच से आगे बढ़ने पर यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर 1 बजे का स्थान है तो 30 डिग्री पर दोपहर 2 बजेंगे। जस्ट दोगुना हो रहा है, 15 दूनी 30 हो रहा है, 15 दूनी 30 हो रहा है, तो यहाँ 1 घंटे के बदले 2 घंटा हो रहा है। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसका विपरीत होता है। तो ये हम गणना कर रहे हैं पूर्व की ओर, क्योंकि पूर्व में जैसे जैसे जाते हैं बढ़ता है। अच्छा, ये क्यों होता है पूर्व? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये भी ध्यान रखेंगे कि पूर्व की ओर बढ़ते जाता है और पश्चिम की ओर घटते जाता है। ये इसलिए होता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। विपरीत होता है, दैट मीन्स कि अगर हम पश्चिम की ओर देखते हैं, एक जो है 12 बज रहा है, कहां पर? 0 डिग्री पर, और पश्चिम की ओर अगर हम जाएंगे 15 तो 1 घंटे माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स कि उस वहां पर 14 बजेगा। अगर ऐसे कहें तो 11 बजेगा। समझ में आ गया? यहाँ पर ये लिखा भी हो गया है, लिखा भी है कि उदाहरण से यदि 15 डिग्री पश्चिम पर स्थान समय प्राप्त 11 बजे का होगा तो 30 डिग्री पश्चिम 10 बजे का होगा। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि 12 बजे मध्याह्न अगर है कहाँ पर? ग्रीनविच 0 डिग्री पर, तो जैसे जैसे हम 15 डिग्री बढ़ेंगे तो 1 घंटा अपराह्न हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे पश्चिम की ओर 15 डिग्री बढ़ेंगे तो 11 बज जाएगा, लेकिन क्या? पूर्वाह्न हो जाएगा। और जब आप देख रहे हैं कि 15 डिग्री जो है बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है? 1 घंटा बढ़ रहा है। दैट मीन्स 60 मिनट बढ़ रहा है। और 1 डिग्री बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 4 मिनट। तो ये भी पूछा गया है कि जब हम 1 देशांतर बढ़ते हैं, 1 डिग्री बढ़ते हैं तो कितना होता है? 4 मिनट। दैट मीन्स 2 देशांतरों के बीच की दूरी हालांकि वो नहीं है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस ग्राफ के प्रमुख यमोत्तर के संदर्भ में नीचे अक्षांश और ऊपर स्थानीय समय को दर्शाया गया है, ये 15 डिग्री के क्षेत्र में। आगे देखते हैं। अब कहता है कि आइए पता लगाइए। एक दिन ढलती दोपहर में दो मित्र
एक पोरबंदर गुजरात में और दूसरा तिनसुकिया असम में बैठे हुए फोन पर बातचीत कर रहे हैं। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है, जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता है लेकिन यहाँ तो अभी भी दिन है, बताइए कि ऐसा क्यों है। और कक्षा की गतिविधियों को के रूप में इन दो शहरों के बीच के समय का अंतर की गणना कीजिए। तो आपको ये बता दें कि दोनों में डिग्री का अंतर है। पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच देशांतर में 30 डिग्री का अंतर जो है देखा जाता है। तो जैसे 30 डिग्री का अंतर है तो कितने का अंतर हो जाएगा, करीब 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसी बेसिस पे जो है हम समय की गणना भी करते हैं और इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानों के स्थानीय समय का उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगा। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले यमोत्तर पर आधारित होता है, एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि आप, ये भारत है, ये भारत है, ठीक है। मान लीजिए अगर हम ग्रीनविच को मान के चलेंगे तो अब ग्रीनविच यहाँ जो है 7 बजेगा, वहीं पर जैसे दिल्ली में आ जाएंगे तो 8 बज जाएगा, जैसे हम असम या अरुणाचल चलेंगे तो 9 बज जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि एक ही देश में विभिन्न टाइम हो जाएगा, 7, 8 एज ए हम देशांतर देखेंगे। तो विभिन्न देश क्या करता है, अपने समय को मैनेज करने के लिए एक समय मापक रख लेता है। जैसे भारत ने रखा है, भारत ने अपना एक स्टैंडर्ड मानक रखा है इलाहाबाद के नैनी से, और उसके अनुसार हम पूरे भारत के टाइम की गणना करते हैं, ना कि ग्रीनविच के टाइम के अनुसार कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम टाइम में भी बढ़ लेंगे। गुजरात में 7 बजा है, दिल्ली में 8 बजा है, अरुणाचल में 9 बजा है, नहीं, हम हर जगह पूरे भारत में एक रखते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला देखते हैं हम लोग, यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं, और ये पृष्ठ 21 पर दिखाए गए विश्व मानचित्र पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये था आपको मानचित्र, और इसी मानचित्र को यहाँ पर देख सकते हैं 1.8 में दिखाया भी गया है मैप में कि ये 0 डिग्री देशांतर है जो कि इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं इन देशों में 1 घंटे का, इन देशों में 2 घंटे का अंतर, इन देशों में 3 घंटे का अंतर, और भारत में 5.5 घंटे का अंतर होता है आगे। जबकि हम जैसे जैसे पश्चिम की आते हैं तो 4.5 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, इस तरह जो है हम माइनस में देखते हैं। और ये आपको हो गया 180 डिग्री रेखा देशांतर, जिसको कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। और ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर ना होकर जिग जॉग रूप में है, और ये जिग जॉग रूप में इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ से अगर कोई द्वीप है या देश है तो उसके तिथि में अंतर ना हो। समझ में आ गया आपको? तो ये समय निर्धारण की विधि थी। इसी में आगे देखते हैं कि भारत में पर केंद्रीय ग्लोब कुछ देशों के जीएमटी के संबंध में मानक समय दर्शाए गए हैं। ग्रीनविच पर स्थित मुख्य यमोत्तर जिसकी विपरीत
की रेखा 180 डिग्री देशांतर है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जैसा कि आप मानचित्र में भी देख सकते हैं, 12 डिग्री प्लस और माइनस 12 डिग्री समय, 12 डिग्री ने प्लस 12 और माइनस 12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। कहाँ देख रहे हैं आप? यहाँ पर मैप में ये देख रहे हैं कि प्लस 12 और माइनस 12 एक दूसरे को छूता है। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा आप अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि आप पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए पार करते हैं तो आप एक दिन घटाएंगे पूर्व की ओर से। मान लीजिए सोमवार से रविवार जो है करेंगे एक दिन। अगर जो आप पूर्व की ओर यात्रा करते हैं, मान लीजिए ये तिथि रेखा 180 और पूर्व की ओर जाते हैं, जैसे पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन जो है आपको घटाना पड़ेगा। वहीं पर यदि पश्चिम की ओर पार करते हैं तो आप एक दिन जोड़ेंगे। तो रविवार है तो सोमवार हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर है, लेकिन यह कुछ देशों से एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए इसे टेढ़ी मेढ़ी गुजारी गई है या टेढ़ी मेढ़ी है। ये आप यहाँ पर विभिन्न देशों का देख सकते हैं कितना अंतर है। अगर आप मैप में देश को पहचानते होंगे तो इसको कर पाएंगे। आगे जो है विभिन्न क्रियाकलाप दिया गया है। दैट मीन्स कि आपको उत्तर प्रश्न उत्तर के रूप में दिया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो आज का यहीं पर था चैप्टर। आज पहला चैप्टर एनसीईआरटी 6 क्लास का खत्म हो चुका है। कल हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे और करंट अफेयर्स का वीडियो हम शाम को अपलोड कर देंगे। कल का करंट अफेयर्स भी और आज का कुछ करंट अफेयर्स भी। और आप लोग जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। एनसीईआरटी पढ़ना अभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अपने दोस्तों को भी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहें। अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो फायदेमंद होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।